हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज के हम इस सेशन में सबसे पहले बात करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ एसए की है, या ऐसा क्या करें कि हम एसए में करीब करीब मोर देन 50% मार्क्स, या मैं कहूं कि 140 से 150 के ऊपर जा सकते हैं आप। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो हमारे किसी न किसी तरह मेंस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में एनरोल थे, हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, एंड जिन्होंने उस में आज मेंस का पहला जो पेपर था एसए का, वो जब लिखा होगा तो ज़रूर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई होगी कि द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट गॉट मैच्ड, या द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो उन्होंने प्रैक्टिस की हुई ओवरऑल टेस्ट सीरीज में, उनमें से कुछ से बात भी हुई, तो दे वर वेरी मच हैप्पी एंड दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड कि वो अपना वो कंटेंट डिलीवरी उस अकॉर्डिंग कर पाए, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए इक्विप्ड थे। नाउ बात आती है कि ऐसा क्या किया गया, या ऐसा क्या उस प्रोग्राम मैकेनिज्म जो हमारा था, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, हमारे सिमुलेटर टेस्ट थे, उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैच कर पाए। अगर मैं जनरली सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये 8 टॉपिक्स आए थे ओवरऑल, जिसमें से अगर हमारे सारे टेस्ट को जितने टॉपिक्स की मैपिंग की जाए, या फिर एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिमिलर अगर क्वेश्चन का नेचर देखा जाए, उसमें अगर मैचिंग की जाए, तो हम यहां पे पाया जाएगा कि सेक्शन बी हमने पूरा कवर किया। सेक्शन बी के सारे एसेज कवर्ड थे, यानी कि देखा जाए तो 125 मार्क्स का कहीं ना कहीं आपका वो फॉर्डर, आपका वो जो चारा था, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से मिला है, वो कंप्लीट आपको एक पूर्णता रूप से मिला है। अब जैसे देखा जाए तो हाँ ठीक है, टेस्ट टॉपिक नंबर जो 2 था वो मैच नहीं किया, बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कुछ होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एकदम डायरेक्ट मैच करता है, दैट इज वेरी मच बहुत ही दूर वाली दूरदर्शिता वाली बात होगी, या बहुत ही क्लाउडी विजन लेकर आप बात कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा माना नहीं जा सकता। बट यस, आई विल ऑल्सो शोकेस द प्रूफ, एविडेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो टॉपिक्स मैच किए हैं। जैसे कि अगर हम देखें ट्रुथ नोज नो कलर, अगर इसमें देखते हैं, ये हमारे जो ईयर लॉन्ग के जो टेस्ट हुए थे, मैंने लिख के भी रखा है, हमारे ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज हुआ, हमारा जो सिमुलेटर टेस्ट 1 हुआ था, टेस्ट 2 हुआ था अभी अगस्त में ही, जस्ट मेंस के 2 हफ्ते पहले ही कवर कराया गया था। उसी में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो डायरेक्टली मैच हुए, जैसे कि इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, द ट्रुथ इज द ट्रुथ एंड ट्रुथ इज लिव्ड नॉट टॉट। तो मतलब ट्रुथ के ऊपर आपको 2 टॉपिक्स एसए में कहीं ना कहीं कराए गए, जो 4 टेस्ट हमने कराए थे एसए पे, आपके मेंस टेस्ट सीरीज और आपका जो ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज था, तो उसमें आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको मैच कहीं करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली जैसा कि मैंने कहा कि फिर अगला जो टॉपिक है, थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो, ये एक ऐसा ऐसे था जिसका टॉपिक मैपिंग कहीं ना कहीं आपको करता हुआ दिखेगा, जो हम लोगों ने ऑल इंडिया सिमुलेटर टेस्ट में कराया था कि ग्रेट आइडियाज ब्रू ओवर अ कैंडल्स विक, सस्टेन ओवर लिट फ्लेम एंड ग्लो ओवर द वॉल्यूम ऑफ वैक्स। महान विचार मोमबत्ती की बाती पर पनपते हैं, जलती हुई लौ पर टिके रहते हैं तथा मोम की मात्रा पर चमकते हैं। ये कहीं ना कहीं उसी टॉपिक पे, गिवन दैट कि जिस काइंड ऑफ मेंटरशिप सेशंस है, जितने टाइप के आप सेशंस करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में हमारे टीम के साथ, तो अगर आप जिन्होंने उन प्रोग्राम को किया, उन टेस्ट को अटेम्प्ट किया, उन्होंने इस चीज को देखा भी, उन्होंने जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये चीज बताया कि दे फेल्ट इट वेरी मच लाइक कि दे वर वेरी मच मेंटली एंड कंटेंट वाइज ऑल्सो रेडी फॉर दीज एसेज, उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ा। सिमिलरली चौथा ऐसे देखिए, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से ही सीखे जाते हैं। अब योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, अगेन डायरेक्ट टू डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे हम सीधे सीधे गए। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, पहले जस्ट मैं आपको एक वो एविडेंस दिखा रहा हूं, सबूत दिखा रहा हूं कि आपको बताया जा सके कि जो हमारे टेस्ट सीरीज थे और आपके जो एसए आए हैं पेपर में, वो किस तरह से कितना आसपास या कितने क्लोज रहे। सिमिलरली टेस्ट अगर आप सेक्शन बी में देखें, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, मैले पानी को अकेला छोड़ देने से ही उसे साफ किया जा सकता है। इसमें अगर हम आगे बढ़े,
डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। और रिवर्स फॉर्म, एक रिवर्स और एक फ्लिप तरीके से दिया गया टॉपिक, बट उसको दूसरे तरीके से दिखाया गया। दिस इज द वे एक स्टडी आईएएस में एक टेस्ट सीरीज को आपको उस अकॉर्डिंग कराया जाता है कि आप टॉपिक्स के लिए किस हिसाब से रेडी हो सकते हैं। देन अगेन देखिए, वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। क्लोज टॉपिक, टॉपिक मैप कर सकते हैं आप बट आपको उससे बहुत आइडियाज मिल सकते हैं। डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। कभी कभार टॉपिक्स भी बहुत चीजें मैप कर जाती हैं जो शायद अगर आपको उतना डायरेक्टली मैच दिखता ना हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एस्से की टॉपिक मैपिंग कितनी जरूरी है, टॉपिक्स कितने कवर इक्विवेलेंट इक्वेटेड किए जा सकते हैं। थर्ड, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। स्टडी आईएएस का तो जो स्लोगन है कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहीं ना कहीं अगर बहुत से बच्चों ने तो यही बताया कि स्टडी आईएएस का जो लोगो है सर, हमने उसी से ही इस टॉपिक की शुरुआत भी की। तो ये दिखाता है कि बच्चों में जो एस्पिरेंट्स थे हमारे, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम्स पे ट्रस्ट किया, हमको ज्वाइन किया, हाउ दे मूव्ड ऑन एंड हाउ उनकी जो वो प्रैक्टिसिंग थी वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ा सके। देन इसी में ही मैं आपको दिखा देता हूं। एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू हिट द स्टार्स। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक, बट कहीं ना कहीं उससे आप मिलता जुलता चीज है। लास्ट में, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये देखिए दैट मैन, और इसमें भी हमने 2 एसेस दिए थे इस टॉपिक पे, और कहीं ना कहीं वो 2 टॉपिक्स को कहीं ना कहीं मैच कर सकता है। तो करीब करीब 7 एसेस इस साल के यूपीएससी के स्टडी ऐसे किसी ना किसी टेस्ट सीरीज के या सिमुलेटर टेस्ट के दौरान पे जिन्होंने उसको प्रैक्टिस किया वो उसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या हमने किया कि इस प्रोग्राम ने, जो आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम था, वो आपको इतना हेल्प कर पाया। इस चीज को हम कहते हैं एपेटाइट मॉडल। एपेटाइट मॉडल करता क्या है हमारा, ए फॉर आपका एनालाइज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा फोकस एक तो रहता है कि आप अपने पीवाईक्यूज को देखिए। अब जनरल अगर हम जो बच्चों को जो करवाते हैं 10 साल का जो एनालिसिस कराते हैं, उसमें सबसे बड़ा मेन चीज यही होता है कि हम बच्चों को, वो एस्पिरेंट्स को, हमारे टॉपिक को समझाना कि भाई पहले तो ये जमाना भी था जब जीएस के टॉपिक ज्यादा रहते थे, सेक्शन और सेक्शन भी इस तरह से डिवाइड होता था कि एक सेक्शन में फिलोसॉफिकल ऐसे रहते थे, एक सेक्शन में आपके जीएस के ऐसे रहते थे। धीरे 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 जब वो 2018, 19, 20 तक जब आए तो वो उसके फिलोसफी के एसेस बढ़ने लगे और जीएस के कम होने लगे। उसके बाद एक ट्रेंड पाएगा कि हाँ वो फिलोसॉफिकल एसेस ही सारे रहने लगे, जीएस के एसेस कम हो गए। तो ये अपने आप में वो जो ट्रेंड को प्रैक्टिस करना, ट्रेंड को देखते हुए जाना, ये सबसे ज्यादा बहुत जरूरी चीज होती है। इसीलिए हम हमारे इस एपेटाइट मॉडल में जो हंगर होना चाहिए आपको कि आपको अच्छा स्कोर करना है, 60% मार्क्स तक लेकर आना है, वो आपको ये एपेटाइट मॉडल करा सकता है। जब आप एनालाइज करते हो तो उसी समय आप उस चीज को आपको प्रोसेस करना होता है कि जो एसेस आपसे कराए जा रहे हैं वो एसे के टॉपिक कौन कौन से हैं। क्या वो मोटिवेशनल एसेस हैं, जैसे कि अभी आपको पेपर इसमें दिख रहा होगा, क्या वो रैशनैलिटी या मॉडर्निटी की तरफ बात कर रहे हैं, ये भी मैं आपको पीवाईक्यूज में भी दिखाऊंगा। तो इस चीज में वो प्रोसेसिंग करना कि टॉपिक्स को कैसे किया जा सकता है। थर्डली होता है हमारा प्रेडिक्ट मॉडल एपेटाइट में। प्रेडिक्ट क्या करना होता है कि जब आपने वो टॉपिक समझ लिया कि इतने 10 सालों को जब हम स्टडी आईएएस में कराया जाता है, वो प्रेडिक्शन कराना प्रोग्राम को कि आपके वो जो एसेज हैं वो कब कब किस तरह से कवर किए गए। अब जैसे मैंने आपको ट्रुथ का ही दिखाया, ट्रुथ के 2 टॉपिक्स मैंने कराया, 2 एक तरह से मैच हो गया, कंटेंटमेंट ऑफ वेल्थ वाली चीज हो गई। 3 एसेज तो हमारे ऐसे रहे जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं मैच कर गए, 7 एसेज ऐसे रहे जो टॉपिक मैच कर गए। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस प्रेडिक्शन को समझना कि कैसे होता है। ये स्टडी आईएएस का जो हमारे एसए प्रोग्राम होता है, हमारे जो टेस्ट सीरीज होता है, उस मॉड्यूल का बहुत
एसेंशियल पार्ट होता है। उसके बाद आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट मॉडल क्या करता है, ये सबसे पहली चीज इसका काम है कि जब आप कुछ टॉपिक्स को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अब आपको ये भी तो देखना है ना कि भाई प्रेडिक्ट तो कर दिया, बट अब आगे का जो कंटेंट फॉर्मुलेशन है, आपको ऐसे में लिखना क्या है, वो भाषा क्या होनी चाहिए, उस चीज पे भी तो बात करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए जो ईयर्स एंड लॉन्ग वाली बात है, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। तो अब मेरे जैसा अगर कोई एस्पिरेंट होगा जिसे शायरी भी लिखना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, उसके लिए मैं अगर शुरू करना चाहूंगा तो मैं शायद किसी शायर की बात से करूंगा कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। कोई किसी और तरीके से लिखना चाहेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करना शुरू करेगा कि भाई जब एक नींव डाली जाती तो उस दिन पता नहीं चलता कि ये नींव आगे जाके क्या बनेगी। तो डिपेंड करता है कि वो एस्टिमेशन में आप टॉपिक्स को जब आप प्रेडिक्ट कर लिए तो आपको उस एस्टिमेशन अब करना कि हाँ उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज लेकर आना है। उसके बाद होता है टैकल, यानी कि जब आपने प्रेडिक्ट कर लिया, अब जैसे यहां कई सारे टॉपिक्स तो हमारे डायरेक्टली टॉपिक्स मैप हुए, क्या टॉप जो हमने टेस्ट दिए थे वो डायरेक्टली मैच हुआ? नहीं, उनमें से कुछ नहीं हुआ, बट हाँ टॉपिक मैप हुआ। तो टैकल फेज हमारा क्या करता है, वो वही चीज पे काम करता है कि हाँ टॉपिक मैप हो गया, लेकिन हो सकता है उसकी शब्द जो है वो ट्वीक की गई हैं, जो आपको डायरेक्ट मेल नहीं खा रहा होगा आपके टेस्ट से, लेकिन टैकल फेज क्या करेगा, आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराएगा जिसमें आप अपने आप को रेडी रख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट किस तरह से बनाना चाहिए, उसमें क्या एडिशन क्या घटाना है, आपका जो बेसिक चारा है जो आपने कंटेंट ऐसे के लिए बना के रखा है उसमें से क्या हटाना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, सब चीज उस अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सके। देन आता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट भी टैकल का ही फेज है एक तरह से देखा जाए। इन्वेस्टिगेट में भी सेम उसी चीज पे हम बात करते हैं कि जो हम टैकल कर रहे हैं, टैकल मतलब यही चीज है कि आपने जो टेस्ट को देखा, अब हो सकता है अगला टेस्ट का जो हम अगले साल जब हम कोई मॉक टेस्ट कराए या अगला मेंस का टेस्ट सीरीज कराए उसमें अलग टॉपिक रहे, या टॉपिक सेम रहे, शब्द वाली बदल जाए जिससे आपको थोड़ा सा एक सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा परेशानी हो कि भाई मैंने तो टेस्ट सीरीज में कुछ और किया था, या इस मेंस के एग्जाम में कुछ ऐसा हो जाए जहां पे आपको लग सकता है कि ये पेपर में मेरे लिए थोड़ा फंस रहा है। तो जब आप टैकल कर रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टिगेट भी करना होगा कि मैंने जो पढ़ा है एस्से के लिए जो तैयारी की है वो मैं कहां कहां से क्या क्या चीज उठा के उस एस्से में लगा सकता हूं। या मैंने अपने पेपर जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक, पेपर 1 टू पेपर 4 जो आपके बाकी सारे हैं, उनमें मैंने ऐसा क्या पढ़ा है जो मैं इन चीजों में डाल सकता हूं। फिर आता है आपका प्रॉपर टेस्ट फेज, जब आप उन टेस्ट को डायरेक्टली लिखना शुरू करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से। जब आप टेस्ट सीरीज को लिखना शुरू करेंगे तो आपको पास ऑलरेडी वो टॉपिक्स मैप्ड होंगे, आपके पास वो सेक्शंस मैप्ड होंगे, आपका एस्से कैसे जीएस पेपर 1 और पेपर 4 में हेल्प कर सकता है वो सारी चीजें आपके लिए इक्विप्ड रहेंगी। तो दैट इज मोर अबाउट टेस्ट वाला चीज। एंड लास्टली इवैल्यूएट। इवैल्यूएट फेज इज मोर अबाउट कि जो हमारे टॉपिक्स है, जो आपने लिखा है, आपने कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है, उसका इवैल्यूएशन होना। जब इवैल्यूएशन होता है तो उस बेसिस पे आपको पता भी चलता है कि हाँ मेरा स्कोरिंग ऑफ मार्क्स कैसे किस तरह से जा रहा है। जब आप ऐसे पूरे ओवरऑल फेज, एपेटाइट जो मैंने कहा ना, हंगर आपका की एक भूख होनी चाहिए कि आपको आपके एस्से में एक अच्छा खासा स्कोर करना है। रिमेंबर 450 प्लस के ऊपर अगर आप एस्से और जीएस में लेकर नहीं ला पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल के साथ वो फंस सकता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि 450 तक आप एस्से प्लस आपका जीएस पेपर 1 से पेपर 4 है। एंड एस्से इज दैट सब्जेक्ट दैट कैन हेल्प यू, दैट पेपर दैट कैन हेल्प यू कि आप उस 60% तक स्कोर कर सकते हैं। बट ऑल यू नीड टू नो इज दैट कि हाउ इज दिस कैन बी डन। नाउ अगर जैसे मैंने अपना एपेटाइट मॉडल बताया, अब जस्ट आप ये देखिए, ये 2015 का पेपर है,
जैसा कि मैंने कहा कि 2015 से में ऐसे पेपर्स भी आते थे 16-17 तक जहां पे जीएस के भी सेक्शन ऐसे होते थे और फिलोसॉफिकल ऐसे भी होते थे। जैसे ये टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। या फिर कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। These are some of those topics which requires you कि आप थोड़ा जीएस के स्पेसिफिक अपना दायरा वैसा ही रखें जिसमें आपको उसी तरीके से लिखना है। अब इस चीज में अगर देखा जाए, ऐसे जब जीएस के पेपर आता है तो जनरली आपका वो जो मैंने कहा ना दायरा बच जाता है। यू आर कन्फाइंड टू राइट समथिंग, उसी डोमेन में ही लिखना है। उतने जो वर्ड लिमिट है एस्से का 1000 to 1250, उसी डोमेन उसी लिमिट में लिखकर उसी डोमेन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। That would have been a very much difficult। जब आपके philosophical essays होते हैं that makes you an open ended, तो आप बहुत सारे डायमेंशन ला सकते हैं। आप ज्योग्राफी का भी कुछ रेफरेंस ला सकते हैं, आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिस्ट्री ला सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे इस तरह के सब्जेक्ट। अब जैसे कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट काफी ज्यादा लोग ज्यादा डिस्कस करने लगेंगे। बट गिवन दैट कि कैपिटलिज्म और ये सारा चीज जो ग्लोबलाइजेशन ला रहा है, जहां पे अब ज्योग्राफी धीरे धीरे अपना थोड़ा सा इंफ्लुएंस कम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे किसी भी रीजन में आप चाहो तो सेमीकंडक्टर्स वो कर सकते हो। अगर आपके पास कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे चीज है जिससे आप चिप फैब्रिकेशन चिप प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आप उस रीजन की प्रोडक्टिविटी, उस रीजन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन, वो सारा चीज कर सकते हैं। तो एक टॉपिक, ऐसे टॉपिक आपके दायरे भी बांटते हैं, लेकिन आपको ये डिपेंड करता है कि वो आपके दायरे को, आप उस दायरे को कैसे यूज कर पाए, आपके सब्जेक्ट्स वो कैसे है जो आप उसको यूज कर पाए। सिमिलरली तो ये एक धारणा बनाई गई थी यूपीएससी की द्वारा कि जो दो शुरुआती में जीएस के भी एसेस रहते थे, यानी जनरल स्टडीज की कोई टॉपिक उठाते और उस पर डालते थे, और जनरली फिलोसॉफिकल एसेस भी डालते थे। जैसे 2016 का भी ये देखिए, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि आपका दायरा बहुत ज्यादा बांटा जा रहा है। अब जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, साइबर एंड इंटरनेट, स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एन एनॉमली और एन आउटकम। आपको दो चीज बता दे रहा है कि भाई या तो इसका प्रोज लिखो या तो कॉन्स लिखो, प्रोज लिखो कॉन्स लिखो, प्रोज लिखो कॉन्स लिखो। तो जब ऐसे जीएस के सब्जेक्ट्स आते तो आपका भी अगेन वही दायरा, आपको ये पता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ही एग्जांपल मुझे कुछ डालने पड़ेंगे, कहीं किसी देश का रेफरेंस देकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताना पड़ेगा, या फिर मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बात करनी पड़ेगी, तभी मैं कर सकता हूं। इससे ज्यादा मैं बाहर जा नहीं सकता। वहीं अगर ये देखा जाए, नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स ब्रीड। नाउ दिस इज समथिंग बहुत ओपनिंग इसमें है कि भाई आपको नीड की बात करनी है। नीड कैसे ग्रीड को बनाता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, एंड इकोलॉजिकली भी हो सकता है। इकोलॉजिकल का तो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से आ सकता है, वो सारा चीज कि नीड फॉर, अगर आईआर के हिसाब से देखा जाए, नीड फॉर पावर इज क्रिएटिंग ग्रीड फॉर पावर। कोल्ड वॉर का पीरियड, यूएस एक तरफ, यूएसएसआर एक तरफ, एक दूसरे से लड़ रहे कि कौन ग्लोबल ऑर्डर में अपनी ज्यादा छाप छोड़ेगा। देन ग्रीड कैसे ब्रीड को वो कर रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। कोल्ड वॉर का इंफ्लुएंस अफ्रीका में किस तरह से क्या सिचुएशन बनाई गई, लैटिन अमेरिका में किस तरह की सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी लाई जा रही है। तो आपके दायरे को किस तरह से खोला जा सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लाकर। दिस इज द व्हाट इज अबाउट फिलोसॉफिकल एसेस का मैजिक होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो मनीकांत सर बार बार कहते हैं बी अ थिंकिंग क्रिएचर, वो थिंकिंग क्रिएचर का कॉन्सेप्ट आपको इन चीजों में ज्यादा दिख सकता है। देन 2017 का आप एसेस देखिए, हैज द नाम लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अ मल्टीपोलर ऑर्डर। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली एज अ सेल्फिश मीडियम, fulfillment of new women in India is a myth, farming has lost the ability to be a source of subsistence for majority of farmers in India। ये डायरेक्ट ऐसे सवाल है। भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। सीधे सीधे सवाल जो आपका कहीं ना कहीं आपका वो जीएस जो मैं कह रहा हूं बार बार दायरा बात दे देता है।
अब आपको फाइनेंस कमीशन भी लाना है, कोविड के समय में क्या स्थिति थी, ये सारी चीजों पे बात करनी है, जीएसटी ने क्या किया, अलग अलग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेकिन आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ज्यादा रहनी है, आप उसको दायरे के आगे बाहर नहीं जा सकते। वही फिलोसॉफिकल एसेस को देखिए, जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, या स्माइल, अगर इसी को अगर हमारे जैसे टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था कि स्माइल इज द आंसर टू ऑल एम्बिग्विटीज, एक बहुत सिंपलिस्टिक मतलब एक जनरल आइडिया पे एक मोटिवेशनल एसेस कैसे लिखे जा सकते हैं। मोटिवेशनल तो बहुत सारे सब्जेक्ट से भी आ सकते हैं, आपको अगर आपका कोई हॉबी है, कोई आपको मूवी देखना पसंद है, आप वहां से रेफरेंस दे सकते हैं, वेब सीरीज देखना पसंद है, वेब सीरीज से रेफरेंस दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट द काइंड ऑफ कॉन्टूर, या आप कौन से दायरे के हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि आपका दायरा आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो 2015, 16, 17, इनफैक्ट 18 तक भी हमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि जो हमारे एसेज हैं वो जीएस पे ज्यादा कहीं ना कहीं फोकस रखे हैं। ये दायरा जो चीज है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखना है। जब आप 2020 में आना शुरू किए तो वहां से हमें दिखा कि पहला चीज तो फिलोसॉफिकल एसेज तो धीरे धीरे कम होता गया जा रहा था, 2015, 16 तक तो फिर भी रहा, 17 में भी दिख रहा था, 18, 19 से क्या किया इन्होंने, यूपीएससी ने फिलोसॉफिकल एसेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाए, टॉपिक्स को, और जीएस के कम कर दिए। बट 2020 और उसके बाद से ये एक सीधा सीधा ट्रेंड दिख रहा था कि फिलोसॉफिकल एसेज ज्यादा आ रहे थे। सीधा सीधा देखिए, सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी फिलोसफी या कुछ से किसी चीज से जुड़ा हुआ, बीट आपका रैशनैलिटी, बीट मॉडर्निटी, बीट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम्पैथी, जो भी आप सब्जेक्ट एथिक्स से रिलेटेड, जैसे आपका जो भी वैल्यूज कहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। और ऐसे कुछ एसेस भी हैं जो हो सकता है थोड़ा मोड़ा ट्वीक करके ये रिपीट भी कर देते हैं, बट दैट एनालिसिस वाला जो फेज है, इस पे काफी ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कौन से टॉपिक से मेरा प्रेडिक्शन, या जो मैं प्रोसेस करके जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मैं कौन से टॉपिक्स के एसेज आ रहे हैं हर साल, उससे मैं पता लगा सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा ना कि ट्रुथ के एसेज में हमने काफी ज्यादा प्रेडिक्शन किया, सही निकला। हमने कंटेनमेंट ऑफ वेल्थ वाली चीज थी, हमारा सही निकला। हमारे और जो एसेज थे उसमें भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं मैच किया, कुछ कुछ के टॉपिक्स मैप कर गए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ इट कम्स, कि एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपका ये एसेज किस तरह से काम कर सकता है। सिमिलरली 2021 में देखिए, सारे एसेज ऐसे हैं, ये सॉरी 2022 का एसेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके उन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं। 2023 हर टॉपिक में मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, मैथमेटिक्स को एस्पेक्ट को आप कैसे ला सकते हैं सोशल जस्टिस और इन सारी चीजों में, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। मैथमेटिक्स इज हाउ इज इट इज बिकमिंग द आइडिया ऑफ साइंटिफिक लॉजिक। भाई कॉपरनिकस जैसे इंडिविजुअल्स भी थे जिनको चर्च के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि रैशनैलिटी नहीं थी सोसाइटी में। गैलीलियो या आइजैक न्यूटन जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो नहीं बताएंगे कि भाई नेचर ही आपका इक्वालिटी इंश्योर कर रहा है, क्योंकि उसमें जो भी ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, जो भी चीज है, वो इंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई कौन किसका फॉल कितने सेकंड में गिरेगा, कौन कितना टाइम लगाएगा, वो सारा चीज जब वो मैथमेटिक्स है जो उसके पीछे का जो रैशनैलिटी है वो इंश्योर कर रहा है कि आपको अपने एसेस को मैथमेटिक्स कैसे कैसे किस चीज को ड्राइव करता है। सिमिलरली 2024 में कहीं ना कहीं हमें यह भी दिख रहा है कि यूपीएससी ने विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप को जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स है उनके बीच में भी ढालना शुरू किया। फोमो से रिलेटेड टॉपिक अपने आप में बताता है कि कैसी चीजें, क्या सिचुएशन रही है। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। भतेरे एग्जांपल्स हैं। स्पाइडरमैन का बहुत लोग तो जनरली, जैसे पिछले साल बहुतों ने बताया कि उन्होंने ऐसे भी यही लिखा कि स्टार्ट किया स्पाइडरमैन के एग्जाम से, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुतों को इसी चीज के एग्जाम्पल से स्टार्ट करना था। बहुतों ने क्रिकेट के चीज एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि विराट कोहली एज अ कैप्टन जो वो इवॉल्व करते हैं और विराट कोहली एज अ प्लेयर पहले थे, या कपिल देव का एग्जाम्पल, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रेफरेंस से स्टार्ट किए। सो व्हाट डज दिस शो कि हमारा जो एपेटाइट मॉडल है
वो कैसे काम करता है. दिस इज द रीजन कि वी आर ब्रिंगिंग अवर पूर्ण प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज दिस अवर पूर्ण प्रोग्राम? पूर्ण is more upon believing the aspect of program for optimizing overall revision, nudging achievements. पूर्णता, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक एपेटाइट, भूख होनी चाहिए कि आपका स्कोर आपको ऐसे में 140 प्लस या 150 तक लेके जाना है. पूर्णता वो प्रोग्राम है जो आपको फुलफिल करके देगा. वो पूर्ण जो आपको फुल एम्प्टीनेस को अवॉइड करना है, वॉइडनेस को आपका जो खत्म करेगा. कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज कि द काइंड ऑफ एसेज दैट वी टीच, मतलब वी प्रोवाइड यू. 200 प्लस एसेज आपको कवर करने पड़ते कहीं ना कहीं, जिसमें आपको 10 साल के पीवाईक्यूज भी होंगे जो अभी आपने देखा. 120 एसेज अलग से, यानी 15 टेस्ट. गिवन दैट कि 15 एक एसे टेस्ट में 8 टॉपिक्स होते हैं, तो 200 प्लस एसेज ऐसे कराए जाएंगे. प्लस जो सेशन वाइज, हर सेशन में मणिकांत सर या मणिकांत सर के थ्रू कोई फैकल्टी जब आएगा अपना गाइडेंस पे जब कराएगा उस प्रोग्राम को, वो कौन से टॉपिक को लेकर आता है और आपको वो उस अकॉर्डिंग सिखाता है कि हाउ टू राइट ऑल दीज एसेज. इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रेगुलर मेंटर सपोर्ट, गिवन दैट कि जो इसमें मेंटर सपोर्ट जो ओवरऑल रहने वाला है, कहीं ना कहीं आप हफ्ते में एक बार अपने हमारे मेंटर के साथ बैठ के एक बार वो अपने एसे टॉपिक्स की जो मैपिंग होती है, जो एपेटाइट मॉडल है, उस चीज पे काम कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे किस तरह से काम करना है, कितना फॉर्डर होना चाहिए उस चीज के लिए. अब ट्रुथ पे अगर टॉपिक है, जब हमने उसको दिया तो उस अकॉर्डिंग हमने कुछ कुछ बेसिक कंटेंट बच्चे ने अपने एस्पिरेंट्स ने अपने हिसाब से निकाला. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपका टॉपिक जो आपको मिल रहा है, आपने जो प्रेडिक्ट किया है, उसके आपका टॉपिक का जो प्रेडिक्शन है वो क्या करता है, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर देता है कि आप कुछ कुछ कंटेंट अपने लिए, अपने आंसर्स में जो जो आपको डालना है अपने एस्से में, वो आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे. जैसा कि मैंने कहा, एपेटाइट मॉडल ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, सो आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं इस पे आगे नहीं जा रहा हूं. एसे स्किलिंग सेशंस बाय मणिकांत सर, जो मणिकांत सर का हमेशा अपने फाउंडेशन बैचेस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है प्री सी राइटिंग को लेकर, कि आंसर राइटिंग का भी जो कला है वो किस चीज, कैसे उस पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके. पूर्ण प्रोग्राम इज मोर अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, पूर्ण प्रोग्राम करता क्या है? पूर्ण प्रोग्राम में जो कि जैसा कि मैंने कहा कि मणिकांत सर का ऑलमोस्ट या उनकी गाइडेंस में ऑलमोस्ट 2 सेशन हर महीने रहेंगे, प्लस हर हफ्ते आप किसी मेंटर के साथ इस प्रोग्राम में अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे डिस्कशन कर सकते हैं. सेकेंडली, व्हाट सर के मॉडल पे, मणिकांत सर के मॉडल पे सबसे बड़ा फोकस लाया जा रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग का. जनरली हम कहते हैं कि भाई आपका जो पेपर 1 से पेपर 4 है वो आपकी एसए की तैयारी को कंप्लीट कराता है, बट हियर एट स्टडी आईएएस योर एसए पेपर इज नॉट दैट समथिंग जो आपका पेपर 1 भी करा सकता है, पेपर 2 भी करा सकता है, पेपर 3 एंड पेपर 4. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि ये पेपर 1 से पेपर 4 का एसए आपका कंप्लीट करा सकता है, जो उल्टा जनरली जो मार्केट में ट्रेंड पाया जाता है कि पेपर 1 से पेपर 4 आपका एसए कंप्लीट करा सकता है, नॉट द रिवर्स. बट द थिंग इज दैट ये 2 वे स्ट्रीट होती है. जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक आया, अब जैसे ट्रुथ की ही बात हो रही है, अब जनरली क्या होगा कि बहुत लोग बहुत सारा चीज लिखना चाहेंगे अपने जीएस के पेपर से, बट अंडर मणिकांत सर गाइडेंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका जो एस्से है, आपका जो आंसर राइटिंग का जो फ्लो है, दैट फ्लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिना फ्लो के
आप अपने कोई भी पेपर 1 से पेपर 4 कुछ भी पढ़ के रखें, बट वो उसमें रेलिवेंट नहीं होगा, उस फ्लो में मैच नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्किंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंडली, जो जैसा कि अभी बात हुई रेलिवेंस की, अब अगर ट्रुथ की बात हो रही है तो विदाउट गांधी इट कैन नॉट बी डन, विदाउट युधिष्ठिर इट कैन नॉट बी डन, द काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लाता उनके बिना नहीं हो सकता। अब भक्ति मूवमेंट बहुत लोग कहेंगे, बट बात यह है कि भक्ति मूवमेंट का कितना रेलिवेंस है उस ट्रुथ और उन सारे टॉपिक को लेकर, वो मैटर करता है। तो जो रेलिवेंट चीजें हैं उस चीज को ही डालना, और यही चीज आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में अगर सिखाया जाए, जो सीखना भी चाहिए, देन दिस इज दैट प्रोग्राम। कि आपका एस्से में जो आप लिखना शुरू करते हैं, जो आपका रेलिवेंस जहां पे होना चाहिए, वही आपको सिखाएगा कि हाँ पेपर 1 से पेपर 4 में जो आंसर्स होते हैं वो भी किस तरह से फ्रेम करने चाहिए। सो दिस इज द बिगेस्ट एक ट्रेंड जो कन्वर्जन होने जा रहा है, ये उस चीज पे बात है कि जो जनरल मार्केट में एक माइंडसेट बना दिया जाता है एस्पिरेंट्स के बीच में कि यो पेपर 1 टू पेपर 4 जब तक आपका कंटेंट नहीं होगा तब तक आप एस्से नहीं कर सकते। बट हियर द थिंग इज दैट कि एस्से इज गोइंग टू समवेयर फैसिलिटेट योर पेपर 1 टू पेपर 4। वो आंसर राइटिंग कैसे फ्लो होना चाहिए, वो कितना रेलिवेंट हो सकता है, कहां पे क्या जा सकता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि असेंबलिंग ऑफ दैट थिंग, कंटेंट का असेंबलेज कैसा है। All this will matter the most. Without this, when you all fulfill all this thing, you can surely think कि आप 140 to 150 या more than that आप टच कर सकते हो। यानी कहीं ना कहीं आप आई कर सकते हो कि आप 60% केवल एसए के पेपर से निकाल लो। इफ यू स्कोर 150 हियर और मोर देन 150 हियर, आपका जो 450 मार्क्स का जो एक टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, वो कहीं ना कहीं आप इसी से ही निकाल सकते हैं। थिंग इज दैट अपार्ट फ्रॉम दिस स्किलिंग सपोर्ट सेशन है, दिस इज मोर अबाउट कि राइटिंग फ्लो पे कैसे काम किया जाए। यही असेंबल कहां करना है, दिस इज व्हाट विल बी provided under this guidance session of Manikant sir. So come and join this program. I hope you have liked this session. Ensure that कि आप register करें इन programs के लिए, and then you will understand the magic of essays which is going to fulfill your civil service preparation से एक aspirant से एक officer की जो journey है। This is that program जो आपको उस चीज पे आगे लेके जा सकता है। Please do join and see you soon for जहां पे हम मणिकांत सर और आप एक स्टेज पे, एक फोरम में आकर इस सेशन पे, इस सब्जेक्ट पे आगे और काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।